आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्लेवरी और इस्लाम के ऊपर कि क्या इस्लाम में स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है तो क्या है और क्या वो सही है या गलत है। कई लोग ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि कुरान जो है वो स्लेवरी अलाउ करता है और स्लेवरी एक ईविल है। और तो इस चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में स्लेवरी का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या इस्लाम उसको अलाउ करता है, और अगर अलाउ करता है तो क्यों करता है, क्यों स्लेवरी को अलाउ करता है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम इशू समझ लें कि इशू है क्या। इशू बेसिकली ये है कि अगर आप किसी से भी जाके अगर पूछेंगे, अगर आप रोड पे चले जाइए या फिर लोगों से मिलिए और उनसे पूछिए कि उनका स्लेवरी के बारे में क्या सोचना है, कि क्या स्लेवरी सही है या स्लेवरी गलत है, तो आपको ऑलमोस्ट एक ही जवाब मिलेगा, वो ये कि स्लेवरी गलत है। आपको ऑलमोस्ट, शायद ही कोई एक्सेप्शन हो, एक आध लोग शायद हो सकता है आपको मिल जाए जो कहें कि नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सब आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि स्लेवरी गलत है। और लोग सही में ऐसा फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको लगता है कि ये बहुत ही नेचुरल सी फीलिंग है जो सबके अंदर होनी चाहिए। और बेसिकली गट फीलिंग जिसे कहते हैं वो है कि स्लेवरी जो है वो गलत है। एक ऑन वन हैंड ये है, ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि कुरान में कई वर्सेस हैं जो स्लेवरी को अलाउ करती हैं, और राइट हैंड पोजीशन जैसे कि कुरान में आया है। और अगर हम हदीस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी स्लेव्स थे, और क्या कहते हैं, और कई सारे सहाबा जो हैं कंपेनियंस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी स्लेव्स रखते थे। तो मुस्लिम्स इसको किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ ये देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेइंग, हर कोई कह रहा है कि स्लेवरी गलत है। ऑन दी अदर हैंड हमको ये कुरान और हदीस में ये देखने को मिल रहा है कि स्लेवरी अलाउड थी, अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं, अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी अलाउड थी। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि जब भी हमें कोई चीज़ लगता है कि कुछ सही है, या जो भी हमको कोई चीज़ लगती है कि ये गलत है, और हमको ये फील होता है कि हम नेचुरली ऐसा फील कर रहे हैं और सबको ऐसा ही फील होना चाहिए, ये हमारी गट फीलिंग है, तो इसको एनालाइज करते हैं कि ये इस तरह से जज करना किसी भी चीज़ को कैसे सही है, कितना सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्या इनफैक्ट हम लोग 2-3 एग्ज़ाम्पल्स पे बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंडिया में रोड पे जाके पूछें लोगों से, इसके बारे में बात करें कि चाइना में जो फूड हैबिट है, जिस तरह के खाने वहाँ पे लोग खाते हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है। जैसे कि क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे डॉग लोग खाते हैं, या बैट्स खाते हैं, या वाइल्ड एनिमल्स खाते हैं, या फिर हम देखेंगे क्या कहते हैं, कई वीडियोस हम लोगों ने देखे होंगे नेट पे कि लोग ज़िंदा इंसेक्ट्स खा लेते हैं। तो इसको इंडियंस किस तरह से देखते हैं, हम हिंदुस्तानी किस तरह से देखते हैं। अगर हम लोगों से इस बारे में पूछेंगे तो आपको इसमें भी इंडिया में ऑलमोस्ट यूनानिमस आपको जवाब मिलेगा, एक आध एक्सेप्शन इसमें भी मिल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सब यही कहेंगे कि वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। और लोगों को अंदर से फील होता है, बहुत बुरा फील होता है, लोगों को बहुत बुरा लगता है कि कैसे कोई किसी जानवर को ज़िंदा खा सकता है, या इस तरह के जानवरों को कैसे खाया जा सकता है। उनको अंदर से बहुत अजीब फील होता है, बहुत बुरा फील होता है, और उनको यही नेचुरल लगता है। लेकिन अगर हम यही चीज़ चाइना में जाके देखें और चाइना के लोगों से पूछें, जो लोग यही खाना खाते हैं, तो हो सकता है बहुत लोग अमेज फील करें कि उनको इस तरह की फीलिंग्स नहीं होती जैसे फीलिंग्स यहाँ पे होती हैं। उनको वो खाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, उनको वो गलत भी नहीं लगता, और वो आराम से उसको खा लेते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो उनमें से कई डिशेस को बहुत डिलीशियस समझते हैं। तो जो चीज़ हमें यहाँ नेचुरली लग रही थी कि गलत है, वहाँ पे वहाँ नेचुरली नहीं लग रही है। क्या वो इंसान नहीं है? इंसान तो वो भी है। तो फिर ये कैसे हो रहा है? इसी तरह से हम और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं
कि फॉर एग्ज़ाम्पल परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, इन खूबसूरती किस सोसाइटी में कैसी समझी जाती है। अगर हम यहीं हिंदुस्तान की बात करें, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की, और हम मान लीजिए आप जाते हैं और अपने किसी दोस्त से पूछते हैं या किसी से पूछते हैं कि वो किस तरह की वाइफ चाहेगा, और वो डिस्क्राइब करता है कि वो किस तरह की वाइफ चाहेगा। उसमें वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ ये भी बताता है कि वो किसी फेयर लड़की से शादी करना चाहेगा, गोरी लड़की से। तो आप चाहें तो उसको खड़े होकर पूरा लेक्चर दे सकते हैं रेसिज्म पे कि वो रेसिस्ट है, ऐसा फील करता है। तो आप चाहे तो उसको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे वो अपने आप को इन्फीरियर फील करता है कंपेयर टू वेस्टर्न सोसाइटी, और उसकी वजह से ऐसा है। आप ये सब लेक्चर्स उसको ज़रूर दे सकते हैं। द रियलिटी इज़ कि वो अंदर से जो फील कर रहा है वो आपको बता रहा है, ही एक्चुअली वांट्स टू मैरी अ फेयर वुमन। तो उसको अंदर से ये फील हो रहा है, तो उसको इस बारे में आप क्या कहेंगे। एक और हम थर्ड एग्जाम्पल इसमें देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाहर जाएं और लोगों से पूछें कि क्या कहते हैं कि क्या आप में से कोई ऐसा है जो महीने भर से ना नहाया हो। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी ऐसा मिलेगा, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मिल भी जाता है तो आपको बहुत अजीब सा फील होगा, अच्छा नहीं फील होगा, आप उससे थोड़ा दूर रहना चाहेंगे। लेकिन अगर हम पास्ट में देखें और एनालाइज करें तो कई ऐसी सोसाइटीज़ हमको मिलेंगी जहाँ पे लोग बहुत बहुत टाइम तक नहीं नहाते थे, चाहे वो वाटर की स्कैसिटी की वजह से हो, पानी ना मिलने की वजह से, या बहुत ठंडक की वजह से हो, या जो भी रीज़न से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि जो हमको लगता है कि हमको बहुत नेचुरली फील हो रहा है, जो हमारी गट फीलिंग है, वो एक्चुअल में नेचुरल होता भी नहीं है। वो बेसिकली जिस सोसाइटी में हम बड़े हुए होते हैं, जो हमारी एजुकेशन हुई होती है, जिस तरह की हम मीडिया देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट हमको सिखाता है, जिस तरह की हमारी परवरिश होती है, उसकी वजह से कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर इनग्रेन हो जाती हैं, और वो इनग्रेन इस लेवल तक हो जाती हैं कि हम उसी को नेचुरल समझने लगते हैं और बाकी सबको गलत समझने लगते हैं। तो इससे हम ये सीख ले सकते हैं कि कई चीज़ जो हमको नेचुरल लग रही है वो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट, जो जिस तरह की हमारी ग्रोथ हुई है और जिस तरह का हमारी एजुकेशन रहा है, जिस तरह की हमारी परवरिश रही है, वो उसकी वजह से है, एक्चुअल में नेचुरल नहीं है। अब हम अपना टॉपिक्स बेसिकली स्टार्ट करते हैं, और इस्लाम में स्लेवरी क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह की स्लेवरी इस्लाम अलाउ करता है और क्यों करता है, इस पे जाने से पहले सबसे पहले हम स्लेवरी एज अ जनरल टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें और पास्ट की सोसाइटीज़ को देखें, जब स्लेवरी थ्रू आउट द वर्ल्ड थी, तो हम ये इस कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि स्लेवरी इज़ नॉट मोनोलिथिक। स्लेवरी एक जैसी जो है वो दुनिया में नहीं थी। हमको ऐसे स्लेव्स भी मिलेंगे जो बहुत ही गरीब थे, जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज थे, और हमको स्लेव्स ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत अमीर थे और बहुत पावरफुल भी थे। इनफैक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे पास में, तो आपको ऐसा भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे कि कहीं का जो रूलर है उसका एक स्लेव है, और वो स्लेव उस सोसाइटी में किंग के बाद समझ लीजिए सेकंड इन कमांड है। जो वो कहता है आफ्टर द किंग, वो लोगों को मानना पड़ता है और वो हो जाता है, और वो बहुत ही पावरफुल है और वो बहुत ही रिच है, यट वो स्लेव है। ऑन द अदर हैंड हमको इस तरह के एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जहाँ पे स्लेव जो है उसके पास कोई पावर नहीं है, वो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड है, उसको बहुत मारा पीटा जाता है, बहुत बुरी तरीके से रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि स्लेवरी एक जैसी नहीं मिलेगी हमको, स्लेवरी मोनोलिथिक नहीं मिलती, अलग अलग तरह की स्लेवरी हमको थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलती है। स्लेव बनाने के तरीके क्या होते थे, अगर हम इसकी बात करें किस तरह से कोई इंसान किसी और का स्लेव बन जाता था, तो नंबर वन, अगर हम पास्ट हिस्ट्री को एनालाइज करें तो नंबर वन जो है वो डेप्ट स्लेवरी हुआ करती थी, जहाँ एक पर्सन ने दूसरे से लोन लिया
फिर वो लोन को चुका नहीं पाया और अल्टीमेटली ना चुका पाने की वजह से उसको उसका स्लेव बनना पड़ गया। सेकंड लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी होता था वो होता था सेलिंग ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को एज अ स्लेव सेल कर दिया करते थे। ये कई लोगों को बहुत अजीब सा लगेगा कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे एज अ स्लेव सेल कर सकता है। इसमें अगर हम एनालाइज करें कि क्या कहते हैं, कई जगहों पे कई बार लोगों की कंडीशंस ऐसी होती थी कि फॉर एग्जांपल उनके कई बच्चे हो गए और वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, और इससे बेहतर है कि उनका बच्चा भूखा मर जाए, वो उसको एज अ स्लेव सेल कर दे, इसलिए उनके पास भी कुछ पैसे आ गए बाकी फैमिली चलाने के लिए, और उस बच्चे को भी एक खाने पीने और जीने का मौका मिल गया। थर्ड फॉर्म ऑफ स्लेवरी, इसलिए मतलब कहने का मतलब इसलिए लोग सेल कर दिया करते थे। थर्ड फॉर्म ऑफ स्लेवरी जो है वो कॉन्कर करने से आती थी, जहाँ एक आर्मी कहीं और अटैक करती थी और फिर वहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स लिए जाते थे और वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स जो हैं वो स्लेव्स बन जाते थे। फिर एक फोर्थ फॉर्म ऑफ स्लेवरी जो होता है वो बेसिकली ये होता था कि वेर अ पर्सन ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ स्लेव, एक पर्सन अपने आप को एज अ स्लेव ऑफर कर देता था। अब अगेन ये चीज़ बहुत लोगों को अजीब सी लगेगी कि एक पर्सन कोई किसी अपने आप को किस तरह कैसे एज अ स्लेव ऑफर कर सकता है। अगेन जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और सिनेरियोज देखेंगे ऐसे लोगों के, तो कई बार ऐसा होता था, ऐसी सिचुएशन में लोग होते थे कि उनके पास कोई और चारा ही नहीं होता था। मान लीजिए एक आदमी डेजर्ट में है, उसके खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उसको कोई काम भी नहीं मिल रहा है। स्लेवरी इज़ दी ओनली ऑप्शन ही हैज़, जहाँ वो अपने आप को एज अ स्लेव ऑफर कर दे और फिर उसको रहने के लिए भी जगह मिल जाए प्लस खाने पीने के लिए भी मिल जाए। तो कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से लोग अपने आप को एज अ स्लेव ऑफर कर दिया करते थे। फिर एक और सवाल जो आता है वो ये आता है कि हाउ डज़ वन इवन डिफाइन स्लेवरी, स्लेवरी को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। अगेन अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशंस दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ये कहता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस, जहाँ पे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, वो स्लेवरी हो गई। अगेन अगर हम इस डेफिनेशन पे चलें तो कई सोसाइटीज़ में मैरिज में जो है वो एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, तो क्या वो मैरिज को हम फॉर्म ऑफ स्लेवरी कहेंगे? कई लोग कहेंगे नहीं नहीं, ह्यूमंस एज प्रॉपर्टी, जहाँ ह्यूमंस को एज अ प्रॉपर्टी ओन किया जा सकता है, उसको हम स्लेवरी कहेंगे। अगेन द क्वेश्चन इज़, किसी को एज अ प्रॉपर्टी ओन करने को आप क्या कहेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कोई फैमिली है, वहाँ पे जो बच्चा है वो सिर्फ वही कर सकता है जो उसके पेरेंट्स अलाउ करें, और जो पेरेंट्स कहते हैं वो उसको करना पड़ता है, जो नहीं कहते हैं वो नहीं करना पड़ता है। इज़ दैट ओनिंग, इज़ दैट स्लेवरी? क्या वो ओनिंग हुआ, क्या वो स्लेवरी हुआ? लोग कहेंगे कि क्या कहते हैं, हुई जहाँ पे इंडिविजुअल के पास जो है वो फ्रीडम नहीं होती। अगेन फ्रीडम किस लेवल की फ्रीडम को हम कहेंगे कि आदमी फ्री है और किस लेवल की फ्रीडम को हम कहेंगे कि वो स्लेवरी है? क्योंकि पूरी तरह से तो हम आज भी एनालाइज करें तो कोई फ्री नहीं है। हर जगह की, हर सोसाइटी की, हर कंडीशन में जिसमें आदमी होता है, अलग अलग तरह की फ्रीडम्स उसके पास होती हैं। जिस कंट्री में हम लेते हैं वहाँ पे लॉज होते हैं, जहाँ पे हम वर्क करते हैं वहाँ के लॉज होते हैं। कई बार लोगों के पास कंट्री तो आदमी मतलब कंट्री के लॉज तो आदमी को फॉलो ही करने होते हैं। जॉब आदमी कहता है कि आदमी छोड़ सकता है, लेकिन कई लोगों के पास ये ऑप्शन ही नहीं होता। उनके पास पैसे कमाने के लिए सिर्फ एक ही जॉब है, वही ऑप्शन है, वो उसको छोड़ देंगे तो भूखे मरेंगे। तो दे डोंट रियली हैव एन ऑप्शन, और फिर वहाँ के रूल्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो कहाँ पे हम लाइन खींचेंगे कि यहाँ की अब ये जो है वो स्लेवरी शुरू हुई और अब स्लेवरी, अब तक की जो फ्रीडम थी वो स्लेवरी नहीं थी। अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डिफर करती है। थर्डली प्रिजन, लोग जो जेल में बंद होते हैं उनकी तो फ्रीडम बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। क्या वो फॉर्म ऑफ स्लेवरी हुआ? कुछ लोग कहेंगे यूज़ ऑफ फोर्स,
यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो स्लेवरी है, जहाँ पे स्लेव को मारा जाता है, पीटा जाता है या दबा के रखा जाता है। एक एग्जांपल से हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप पास में टाइम मशीन के थ्रू किसी तरह पास में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं एक घर में जो है वो एक आदमी जो है वो एक लड़के को पीट रहा है और एक दूसरा लड़का पास में खड़ा हुआ। आप दूसरे लड़के से पूछते हैं कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं इस आदमी का जो मार रहा है मैं उसका स्लेव हूँ, लेकिन मैं जो हूँ थोड़े टाइम बाद मेरी अपने मास्टर के साथ डील है और मैं अबाउट 3 महीने में इससे फ्री हो जाऊँगा। आप पूछते हो उस लड़के के बारे में जिसको मारा जा रहा है, तो वो आदमी आपको बताता है कि नहीं, वो लड़का कभी फ्री, जब तक ये मास्टर जो है ये ज़िंदा है तब तक वो फ्री नहीं हो पाएगा कभी भी, क्योंकि वो उसका लड़का है। तो वो उसका बेटा है, वो उसके साथ ही रहेगा, उसको झेलना पड़ेगा जब तक वो मास्टर जो है वो मर नहीं जाता। अब इसमें कौन स्लेव है, कौन फ्री है? अगेन द क्वेश्चन अराइजेज प्रिजन का। फिर से कई जगह पे प्रिजन्स में लोगों को मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है। क्या वो फॉर्म ऑफ स्लेवरी है? अब इस पे कुछ लोग ये कहेंगे कि आप ज़बरदस्ती डेफिनेशन में फंसाए हुए हैं, और जब स्लेवरी होगी तो स्लेवरी क्लियरली समझ में आती है कि क्या स्लेवरी है क्या नहीं है। तो चलिए फॉर द टाइम बिंग हम स्लेवरी वाले क्वेश्चन को किनारे कर देते और डेफिनेशन वाले क्वेश्चन को किनारे कर देते हैं और हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं स्लेवरी का। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो एक टाइम था जब स्लेवरी ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेवलेंट थी, और बिफोर 1600s डॉक्टर जोनाथन ब्राउन ने अपनी बुक इस्लाम एंड स्लेवरी में इसको एनालाइज किया है रिसर्च करके कि बिफोर 1600 आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी स्लेवरी कंडेम करता हुआ नहीं मिलेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि 1600 से पहले आपको कोई भी स्लेवरी को कंडेम करता हुआ नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर 2 इंडिविजुअल्स, जिसमें एक क्रिश्चियन प्रीस्ट था जिसका ये कहना था कि सिंस मैन इज़ क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, इसलिए इंसान को स्लेव नहीं बनाया जाता, क्योंकि इंसान जो है वो गॉड की इमेज में बनाया गया है, इसलिए उसको स्लेव नहीं किया जा सकता। और दूसरे ने भी एग्जैक्टली यही बात की थी, शायद पहले से ले ली हो। इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई ग्रुप ऐसा नहीं मिलेगा 1600 से पहले जो स्लेवरी को कंडेम कर रहा हो। जितने भी फेमस लोग गुजरे हैं जिनको लोग लुकअप करते हैं, उनमें से भी कोई आपको, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे रिफॉर्मर हो, कोई भी आपको स्लेवरी को कंडेम करता हुआ नहीं मिलेगा। स्लेवरी का कंडेमनेशन जो है वो 1600s के एंड में शुरुआत हुई इसकी, और 1700s के एंड में इसने ज़ोर पकड़ा, और 1700s के एंड और 1800s के शुरू में ये बेसिकली अपनी पूरी ताकत में आया ये मूवमेंट। वेरी इंटरेस्टिंगली ये पूरा समय वही था जो समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी था। जो समय स्लेवरी एज अ इंस्टीट्यूट का कंडेम करने का था, वही समय जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी था। क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें और डेवलप करने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो उस एग्जांपल को समझेंगे और उसके बाद स्लेवरी पर लौटेंगे। अब मान लीजिए अगर कोई कहे कि वाटर को बैन कर देना चाहिए, पानी को बैन कर देना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर हम इसको एनालाइज करें तो ऑफकोर्स ये पॉसिबल ही नहीं है, लोग प्यासे मर जाएंगे। हमारा सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करता है पानी के ऊपर। लेकिन मान लीजिए कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है, इमेजिन करिए, हाइपोथेटिकली इमेजिन करिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट कर देता है जो पानी का सब्स्टिट्यूट हो सकती है, जिसको पी के आदमी ज़िंदा रह सकता है। ऐसी सिचुएशन पे अगर मान लीजिए कोई कुछ कहता है कि वाटर को, पानी को बैन कर देना चाहिए और उसके बजाय ये जो नया सब्सटेंस इन्वेंट हुआ है इसको उसके बदले यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पानी में वाटर बॉर्न डिजीज़ेस भी होती हैं, पानी के थ्रू जो बीमारियां आती हैं वो होती हैं, और जबकि इस सब्सटेंस में वो नहीं है। तब उस कंडीशन में आदमी सोच सकता है
पानी को बैन करने की, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आज जैसे जैसे कि हम लोग जीते हैं इसमें तो वो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। अब हम स्लेवरी की तरफ लौटते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि क्या स्लेवरी को उस टाइम पे बैन किया जा सकता था? द रियलिटी इज़ कि इट वाज नॉट पॉसिबल। जिस तरह का लेबर उस समय यूज़ होता था, जिस तरह से ह्यूमंस का यूज़ होता था किसी भी काम के लिए, सोसाइटी जो है वो फंक्शन ही नहीं कर सकती थी विदाउट स्लेवरी। और इसीलिए दिस इज़ द रीज़न वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले किसी ने स्लेवरी को बैन करने के बारे में सोचा ही नहीं, किसी ने उसके बारे में बोला ही नहीं। हाँ, आपको फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी कंडेम करते हुए लोग मिल जाएंगे, आपको वो लोग मिल जाएंगे जो स्लेवरी में ऑपरेशन को कंडेम करते हुए मिल जाएंगे, आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो पर्टिकुलर फॉर्म, मतलब एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या किसी उसको स्लेव नहीं बनाना चाहिए, इसको बना सकते हैं उसको नहीं बना सकते, ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा बिफोर 1600 आपको स्लेवरी एज अ इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से बैन करने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर 1-2 केसेस जो मैंने बताया, एक दो इंडिविजुअल्स, ग्रुप भी नहीं, एक दो इंडिविजुअल्स के अलावा, जिसका रीज़न मैंने बता दिया आपको। अदरवाइज़ कोई आपको स्लेवरी उससे पहले बैन करने को नहीं मिलेगा। और ये हम लोग का मॉडर्न सोसाइटी में शायद समझना थोड़ा मुश्किल होता है, वो इसलिए क्योंकि हम जो आसानियाँ हमें ज़िंदगी में मिल गई हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, उसका हम इतना यूज्ड टू हो गए हैं कि हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं से एक मान लीजिए बड़ा स्टोन हटाना है, तो आज आप क्या करेंगे कि किसी कंपनी में फ़ोन करेंगे, वो कंपनी अपना एक आदमी भेजेगी, साथ में ट्रैक्टर आएगा और जो आके उसको हटा देगा उस स्टोन को। पहले ये पॉसिबल नहीं था, पहले तो बहुत लोग आएंगे, जब आपको स्टोन हटाना है तो आपको बहुत सारे लोग बुलाने पड़ेंगे, वो लोग आएंगे और उस स्टोन को हटाएंगे। तो जिस तरह से लेबर पहले होता था, उस तरह की सोसाइटी में स्लेवरी जो है वो ज़रूरी चीज़ थी। इसीलिए स्लेवरी को किसी ने कंडेम नहीं किया और लॉज ऑफ लेबर जो है वो भी नहीं चेंज हुए अनटिल एंड अनलेस इकोनॉमी चेंज हुई। अगर हम इसका एबॉलिशन मूवमेंट का भी देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटेन में इसकी स्टार्टिंग हुई, और अगर हम इसको देखें तो इसकी स्टार्टिंग भी नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटेन में हुई, जहाँ पे वेल्थ विदाउट स्लेव लेबर पॉसिबल हो पाया था बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इस चीज़ को एरिस्टोटल ने भी अपनी बुक पॉलिटिक्स में लिखा था। उनका कोट मैं पढ़ लेता हूँ, इफ़ लूम्स रैन देमसेल्व्स देयर वुड बी नो नीड ऑफ स्लेव्स। लूम्स बेसिकली एक फैब्रिक बनाने का तरीका होता था, एक अपरेटस होता था जिसको यूज़ करके बनाया जाता था, फैब्रिक बनाया जाता था, कि अगर लूम्स जो है वो खुद से चलने लगे तो स्लेव की ज़रूरत नहीं होगी। ये एरिस्टोटल तभी समझ गया था और यही हमने देखा बाद में मैनिफेस्ट हुआ। नो सोसाइटी, ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है, नो सोसाइटी नो ग्रुप हैड द आइडिया ऑफ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। कोई उससे पहले स्लेवरी के एबॉलिशन, पूरी तरह से स्लेवरी के एबॉलिशन के बारे में सोचता ही नहीं था। इवन जो स्लेव रेबेलियंस होते थे, जो स्लेव रेबेल करते थे, अगर हम उनके बारे में भी पढ़ें तो वो भी पूरी तरह से स्लेवरी हटाने की बात नहीं करते थे। ये हमें कैसे मालूम? क्योंकि कई सारे ऐसे फ्री हुए स्लेव्स, ऐसे मूवमेंट से खुद जब उनको मौका मिलता था तो वो स्लेव्स बनाते थे। तो वो बेसिकली स्लेवरी एज ए इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ रेबेल नहीं कर रहे थे, वो अपनी स्लेवरी के ख़िलाफ़ रेबेल कर रहे थे, जिसकी बहुत वजह हो सकती हैं, उनके ऊपर हुआ परसिक्यूशन या और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए अब हम समझते हैं कि इस्लाम और स्लेवरी में क्या कनेक्शन है। तो इस्लाम एक ऐसी सोसाइटी में रिवील हुआ था जहाँ स्लेवरी जो है वो एक रियलिटी थी और स्लेवरी को एबॉलिश करना इम्पॉसिबल था, बल्कि गलत था, क्योंकि उसके बिना सोसाइटी वर्क ही नहीं कर सकती थी। इस्लाम ने ऐसे में क्या किया, उसने स्लेव से डील करने के लिए लॉज बनाए, कई सारे लॉज इस्लाम लेके आया
जो अनप्रेसिडेंटेड थे, उससे पहले किसी ने सुने भी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम इनकरेज फ्रीइंग ऑफ स्लेव्स। इस्लाम ने स्लेव्स का फ्रीडम जो है उसको इनकरेज किया। अगेन हम इसमें फ़र्क समझ लें, हम जब स्लेव को फ्री करने की बात करते हैं, जिसको एमेंसिपेशन कहा जाता है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एबॉलिशन। एक होता है कि एमेंसिपेशन जहाँ पे एक पर्सन अपने स्लेव को फ्री कर देता है, और दूसरा है एबॉलिशन जहाँ हम स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूट को हटाने की बात करते हैं। तो इस्लाम ने एबॉलिशन की बात नहीं की, इस्लाम ने फ्रीइंग ऑफ स्लेव को इनकरेज किया कि लोग जो है वो स्लेव्स को अपने फ्री करें। और हम ये भी देखते हैं कि इस्लाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी हदीसें हैं इसके ऊपर। तो इसी में हम देखते हैं कि कई सारी हदीसें हैं जो स्लेव्स को फ्री करने के लिए इनकरेज करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई गुनाह हो गया, कोई सिन हो गया, कोई पाप हो गया, तो उसकी भरपाई के लिए, कफ़ारे के लिए आप जो है बेसिकली स्लेव फ्री कीजिए। इस तरह से बहुत तरह से इनकरेज किया गया है स्लेव्स को फ्री करना। उसके बाद एक और यूनिक कॉन्सेप्ट जो इस्लाम लेके आया था, जिसको इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था, मतलब कहीं कॉन्सेप्ट में था ही नहीं, वो है मुकातिबा का, कि जहाँ पे एक स्लेव जो है वो अपनी फ्रीडम बाय बैक कर सकता है। उसके और उसके मास्टर के बीच में डील हो जाएगी, वो जाके फॉर एग्जांपल किसी अमाउंट के लिए हुई, फिर वो जाके वो अपना काम करेगा, उतना अमाउंट कमाएगा, और फिर वो आके अपने मास्टर को दे के अपनी फ्रीडम बाय बैक कर लेगा। ये इससे पहले कहीं किसी सोसाइटी में ये चीज़ सुनी हुई भी नहीं थी। ज़्यादातर डोज जो है नए स्लेव बनाने के वो क्लोज कर दिए गए। जैसे कि हमने अभी कैटेगरीज बताई थी शुरू में कि किस किस तरह से इंसान किसी का स्लेव बन जाता था। इस्लाम ने सिर्फ एक डोर खुला रखा, वो है प्रिजनर ऑफ वॉर का। उसके अलावा जितने भी डोर्स थे किसी भी फ्री इंसान को स्लेव बनाने के, वो सब बंद कर दिए गए। स्लेव्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इनकरेज किया गया। अगर आप किसी की कोई फीमेल स्लेव है और उससे कोई औलाद पैदा होती है तो वो अपने ऑटोमेटिकली फ्री हो जाती है। ये सब वो रूल्स थे जो इससे पहले सुने ही नहीं गए थे, किसी ने सोचे ही नहीं थे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब हम एबॉलिशन मूवमेंट की बात करते हैं। जो एबॉलिशन मूवमेंट जैसे कि हमने बताया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। इस्लाम में जो मुस्लिम लैंड है उसमें इसको किस तरह से देखा गया। 1800 से पहले हम देखते हैं तो इन मुस्लिम सोसाइटीज़ किसी ने भी एबॉलिशन की बात नहीं की थी। और एबॉलिशन जो है वो एबॉलिशन से मतलब पूरी तरह से स्लेवरी एज इंस्टीट्यूट को ख़त्म कर देना, ये पूरी तरह से वेस्टर्न आइडिया था जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से शुरू हुआ था। लेकिन धीमे धीमे इट मेड इट्स वे, उसने अपनी जगह जो है वो मुस्लिम सोसाइटी में भी बनाना शुरू कर दिया। इसमें हमको 3 अप्रोचेस देखने को मिलती हैं मुस्लिम स्कॉलर्स में, जिसमें कि पहली 2 जो हैं वो इट डजंट मेक सेंस, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं सेंस करती। इसका जो पहली है वो जिसको मैं मॉडर्निस्ट कहूँगा, वो ये है कि इस्लाम जो है वो हमेशा स्लेवरी के अगेंस्ट था और इस्लाम ने तो हमेशा से स्लेवरी को कंडेम किया है और क्या कहते हैं मुस्लिम्स को शुरू में ही स्लेव बैन कर देना चाहिए था। हम हिस्टोरिकली देखते हैं ये बात सही नहीं है, क्योंकि कुरान की आयतें हैं जो स्लेवरी अलाउ करती हैं और हिस्टोरिकली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने इसको प्रैक्टिस किया था। और जैसे कि हमने देखा लॉजिकली रैशनली भी इट वाज नॉट पॉसिबल टू बैन स्लेवरी, उसको वो पॉसिबल ही नहीं था। दूसरे लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, इस्लाम सेट द बॉल रोलिंग, यानी इस्लाम ने वो रूल्स ऐसे दिए थे कि वो धीरे धीरे स्लेवरी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन थ्रू आउट दी 1400 सेंचुरी जो 1400 ईयर्स जो रहे हैं, अगर हम उसको एनालाइज करते हैं थ्रू आउट द सेंचुरीज़, किसी मुस्लिम स्कॉलर ने इसकी इस तरह से बात नहीं की। तो ये अप्रोच भी ठीक नहीं है, ये कहना भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। द थर्ड अप्रोच जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, रैशनल है और जो पूरी तरह से हिस्टोरिकली भी बैठती है, वो बेसिकली ये है कि गॉड ने इमांसिपेशन को यानी फ्रीइंग ऑफ स्लेव्स को इनकरेज किया था, पूरी तरह बैन को नहीं। और जैसे कि हम देखा अर्ली स्टेज में वो इम्पॉसिबल था स्लेव को बैन करना, स्लेवरी को बैन करना। इनफैक्ट वो सही भी नहीं था सोसाइटी के लिए, सोसाइटी उसके बिना फंक्शन ही नहीं कर सकती थी।
लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में हम पहुंच गए कि जहां पे ये किया जा सकता था, इसकी पॉसिबिलिटी थी, और हम ये देखते हैं कि कुरान जो है और हदीसें जो हैं वो फ्रीइंग ऑफ स्लेव्स, इमांसिपेशन को इंकरेज करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर धीमे धीमे करके पूरी तरह फुल इमांसिपेशन हो जाए, यानी अगर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सब अपने स्लेव्स को फ्री कर दें, तो दिस इज़ अ मूव इन अ गुड डायरेक्शन। और अल्टीमेटली क्योंकि ये जो स्लेवरी लेने का तरीका इस्लाम में सिर्फ एक डोर खुला रखा था, वो था प्रिजनर्स ऑफ वॉर का, तो दिस वाज आल्सो अ डिसीजन जो रूलर को लेना था, क्योंकि स्लेव्स कैन ओनली बी टेकन थ्रू वॉर, और अगर वॉर होनी नहीं है तो फिर देयर इज़ नो नीड फॉर टू टेक न्यू स्लेव्स, उसका क्वेश्चन ही नहीं आता है। और सेकेंडली अगर स्लेवरी जिस तरह से जिन रूल्स के साथ कुरान हदीस में कहा गया है उसकी तरह से प्रैक्टिस भी नहीं की जा रही है कुछ सोसाइटीज़ में, तो वहाँ तो वैसे भी हटा देनी चाहिए। और जहाँ हो भी रही है वहाँ पे भी अगर क्योंकि दूसरा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है और फ्रीइंग ऑफ स्लेव्स को इनकरेज किया गया है, तो इस टाइम पे उनको फ्री करके और उस डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। और मुस्लिम स्कॉलर्स ने और मुस्लिम रूलर्स ने उस मूवमेंट को एक्सेप्ट किया और उसकी तरफ बढ़े। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनी, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ साइन हुई और मुस्लिम्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और इस पे एग्री कर लिया कि अब स्लेवरी नहीं होगी। अब इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए अब कोई एकदम से कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जो हमारे सामने हुआ आइसिस का, और लोगों ने देखा कि कैसे आइसिस ने स्लेव्स लिए, और फिर बहुत तरफ से सवाल इस पे आने लगा कि क्या इस्लाम अलाउ करता है और क्या मॉडर्न टाइम्स में ये किया जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, जैसे कि हमने देखा कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ मुस्लिम्स ने सॉर्ट की थी, उस इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को तोड़ना, जब मुस्लिम रूलर्स उस ट्रीटीज़ से एग्रीड हैं, जब मुस्लिम रूलर्स उससे बाइंड हैं, तो इन इस्लाम इट इज़ नॉट अलाउड टू ब्रेक द ट्रीटीज़। तो मुस्लिम्स को इस ट्रीटी कोई एक ग्रुप खड़ा होकर इस ट्रीटी को तोड़ दे, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। सेकेंडली, गॉड ने इनकरेज किया है फ्रीडम ऑफ स्लेव्स को, और हमको आज की सोसाइटी में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें उसकी तरफ लौटना भी सही नहीं है। थर्डली, आइसिस ने जो हम देखते हैं और भी चीज़ें की, फॉर एग्जाम्पल दे टुक स्लेव्स ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग इन द मुस्लिम लैंड, जबकि वो सालों से अंडर मुस्लिम रूल वहाँ पर रह रहे थे और किसी ने भी उनको स्लेव नहीं बनाया था। इट इज़ नॉट परमिटेड इन इस्लाम कि अगर कोई भी मुस्लिम स्टेट के अंदर कोई भी लोग रह रहे हैं तो उसको स्लेव बनाया जा सके। तो आइसिस ने जो किया वो पूरी तरह से इस्लामिक गाइडलाइंस के अगेंस्ट किया, और इसीलिए हम देखेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसको कंडेम किया। इसी से एक स्लेवरी से क्लोजली एसोसिएटेड टॉपिक है, बेसिकली इसका पार्ट ही है, इनफैक्ट क्लोजली एसोसिएटेड क्या कहेंगे, इसका पार्ट ही है, और वो है कॉन्क्यूमाइनेज का। फीमेल स्लेव्स और क्या उनके साथ रिलेशंस, सेक्सुअल रिलेशंस इस्लाम अलाउ करता है या नहीं। अब यहाँ पे जो है वो इश्यूज़, 2 इश्यूज़ आते हैं। पहला इशू जिससे हम डील कर चुके हैं वो है स्लेवरी का, और सेकेंड इशू है कंसेंट का। स्लेवरी का इशू तो हमने काफ़ी डिटेल में अभी डिस्कस किया है। जहाँ तक कंसेंट की बात है, अगेन हमको ये समझना पड़ेगा कि मॉडर्न सोसाइटी में हम इस चीज़ को जिस तरह से देखते हैं, पास्ट सोसाइटी में लोग इसको इस तरह से नहीं देखते थे। अगर हम एनालाइज करेंगे पास्ट की सोसाइटीज़ को, तो वहाँ पे जैसे कि मैरिज को ऑलरेडी कंसेंट के लिए अप्रूवल समझ लिया जाता था, वैसे ही स्लेवरी को भी उन सोसाइटीज़ में कंसेंट के लिए अप्रूवल समझ लिया जाता था। इट वाज टेकिंग कि अगर आप मैरिज के लिए हाँ कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिलेशंस के लिए भी वो हाँ हो ही गया। उसी तरह से अगर कोई फीमेल स्लेव किसी मेल गार्जियन के अंदर आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ये समझ लिया जाता था कि वो कंसेंट उसमें ऑलरेडी हो ही गई। लेकिन सवाल तब भी खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि इस अगर हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ हार्म। इसीलिए इस्लाम ने इसको
एक्चुअल जो इशू है उसको लेके डील किया था, एंड दैट इज़ द इशू ऑफ हार्म। हार्म का कॉन्सेप्ट इस्लाम में एग्जिस्ट करता था और आज भी करता है, और वो ये है कि जैसे कि मैरिज में आप अपनी वाइफ को हार्म नहीं कर सकते, वैसे ही इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी के अंदर भी आप अपनी फीमेल स्लेव्स को हार्म नहीं कर सकते थे। अब हार्म क्या होता है, दिस एक्चुअली अगर आप इसके इस्लामिक हिस्ट्री देखेंगे और मुस्लिम कोर्ट्स की जो इस्लामिक कैलिफेट के अंदर वर्क करते थे पास में, जब कैलिफेट हुआ करती थी, इसको हम एनालाइज करेंगे तो जो इस्लामिक कोर्ट्स हुआ करते थे उसमें जो हार्म का कॉन्सेप्ट है वो डिफ़र करता था फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। वो वहाँ के लोकल कल्चर से लिया जाता था, उस लोकल कल्चर में क्या चीज़ हार्म कंसिडर की जाती है और क्या चीज़ नहीं कंसिडर की जाती। जजेस इसको ध्यान में रख के फिर अपने डिसीजंस लेते थे इसको और इसीलिए जो हम कंसेंट की बात करते हैं वो भी हार्म को प्रिवेंट करने के लिए ही करते हैं। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो मॉडर्न वर्ल्ड में स्लेवरी तो जैसे कि हमने कहा कि ख़त्म ही हो गई है, लेकिन मान लीजिए अगर कभी सिचुएशन चेंज होती है या फिर ट्रीटीज़, मुस्लिम्स को तो तोड़ना बिल्कुल भी नहीं अलाउड है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से तोड़ती हैं और लोग तोड़ते हैं, या फिर सिचुएशन चेंजेस जहाँ स्लेवरी के बिना काम ही नहीं चल सकता, उस पर वापस लौटती है। और सेकेंडली मैरिज के अंदर क्या कंसेंट जो है वो ज़रूरी आज की सोसाइटी में समझी जाएगी? तो अगेन जवाब वही है, अगर लोकल कल्चर में, अगर मॉडर्न सोसाइटी में, उन सोसाइटीज़ में जिसमें कंसेंट ज़रूरी समझी जाती है और जहाँ कंसेंट के बिना सेक्स जो है वो हार्म समझा जाता है, उस सोसाइटी में डिसीजन यही होगा कि वो एक हार्म है और इसलिए उसमें कंसेंट जो है वो ज़रूरी रखा जाएगा और बिना कंसेंट के वहाँ अलाउड नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा टॉपिक ये कवर कर लिया है। हमने समझा कि स्लेवरी की डेफिनेशंस को लेके जो इश्यूज़ हैं वो भी हमने समझे, प्लस स्लेवरी को पहले कोई भी कंडेम नहीं करता था, क्यों नहीं करता था ये भी हमने समझा। फिर कैसे सिचुएशन बदली और हम उस सोसाइटी में रहने लगे जहाँ स्लेवरी एज ए इंस्टीट्यूशन को हटाया जा सकता था और कैसे ये धीमे धीमे हटा। और फिर हमने कॉन्क्यूबाइनेज को और क्या कहते हैं फीमेल स्लेव्स के साथ जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं उसको समझने की कोशिश की इस्लाम के लाइट में। तो इसमें मेरी समझ से आप लोग अब बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि इस्लाम जो है वो एक प्रैक्टिकल रिलीजन है और उसने प्रैक्टिकली इस इशू के साथ डील किया है जैसे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल था। होप इससे सारे डाउट्स इसको लेके क्लियर हुए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।